सेक्शन नहीं पढ़ा था, हो जाएगी। और अगर आप डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको बाद में परेशानी होगी। सेकंड, फिर हमने कहा था पायरुवेट जब बन जाता है तो मैंने आपको उसकी ख्वाहिश बताई थी। क्या ख्वाहिश थी उसकी? पायरुवेट वांटेड टू एंटर इनटू द Krebs cycle which is going on in mitochondria. Yes or no, Hafsa Irfan? सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। मेरी आवाज लैग कर रही है भाई, मेरी आवाज लैग कर रही है। मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ ली थी ना, कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? यस और नो? यस सर, यस। तो ग्लाइकोलाइसिस में फिर पायरुवेट जब बन जाता है, मैंने फिर पायरुवेट के बारे में एक दुख भरी दास्तान सुनाई थी कि बेचारा चाहता था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो क्रैब साइकिल में चला जाए, लेकिन वहां हाँ जी प्रॉब्लम था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम था लिंक रिएक्शन, विच वाज देयर टू बी फॉर टू पर्पसेस। एक तो था कि 2 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो जाए, दूसरा उसके साथ ऑथोराइज्ड पर्सन अटैच हो जाए, दैट वाज एसिटाइल कोए, है ना, कोए एंजाइम अटैच हुआ था, तो एसिटाइल कोए फॉर्म हो चुका हुआ था। यस और नो? तो ये दोनों चीजें आपने पढ़ी हुई थी, तो यहीं से आज आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज हेडिंग बना लेते हैं क्रैब्स साइकिल की। क्रैब्स साइकिल से बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा 8:30 तक खत्म होगी तकरीबन। क्रैब्स साइकिल से शुरू कर रहे हैं। अगेन अगर आपको याद हो, पहले जल्दी से मैं आपको याद दिलाऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये हमारा, अल्लाह भला करे, माइटोकॉन्ड्रिया है, और जाहिर है कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रियल। यस प्लीज भाई, हमारा जरा आवाज निकाल लो, क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो हमने पढ़ा था कि पायरुवेट तैयबा कहां बना था? पायरुवेट, पायरुवेट वाज फॉर्म्ड इन साइटोसोल। ठीक है ना, कितने कार्बन वाला कंपाउंड था? 3 कार्बन वाला। एंड देन दिस पायरुवेट विदाउट एनी इशू कहां आ गया था? पायरुवेट आसानी के साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया था। और यहां पर आने के बाद हमने देखा था दैट पायरुवेट has been now has transformed itself according to the needs of the Krebs cycle। और अब ये 2 कार्बन वाले कंपाउंड से किसमें कन्वर्ट हो, सॉरी 3 कार्बन वाले कंपाउंड से किसमें कन्वर्ट हो चुका हुआ है? 2 कार्बन वाले कंपाउंड में। दिस 2 कार्बन वाला कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइल कोए। ठीक है, कोए इज एन एंजाइम एंड एसिटाइल इज दैट 2 कार्बन पार्ट। और जब ये प्रोसेस हुआ था तो कुछ याद आ रहा है इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या हुआ था? इस प्रोसेस के दौरान आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और NAD जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर? रिड्यूस NAD। अब ये जो एसिटाइल कोए बना है, अब हम जानते हैं बेटा कि स्ट्रेट अवे दिस एसिटाइल कोए वांट्स टू एंटर वेयर? इनटू a cycle going on, and this cycle is also going on in mitochondrial matrix, and the cycle was named as, yes please, Krebs cycle। ठीक है ना, तो यहां पर एंटर होना है। ये हमारा ओवरव्यू चल रहा था, जो अब और छोटा बना लो ना, और माइक्रो साइज का बना लो। बेखैर कयामत में सिर्फ क्या अल्लाह ताला ने पेजेस का हिसाब लेना है, या महंगाई सिर्फ पेजेस पे खत्म हो गई है? मेरे पास तो स्क्रीन पे जगह ही इतनी है, वरना मैं तो और बड़ा बना होता कि वाजे वाजे नजर आए। वो इतनी सी 4 लाइनों में बना रही गरी गई। उससे पीछे वाली डायग्राम दिखाओ जरा, पीछे वाली कहां है? इन्ना लिल्लाह। वो अम्मा ने जैसी सुना डांट पड़ रही, फौरन बड़ा सर्कल बना दिया। पहले बड़ी 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 बनाई है डायग्राम्स, दिखाइए जरा भाई। डायग्राम बड़ी होगी तो डिटेल्स नजर आएंगी ना बच्चे। लेकिन ये तो बहुत वाहियात लग रही है देखने में। मैंने खुदा की कसम इतनी वाहियात डायग्राम कोई नहीं बनाई। और वो कहां है ग्लाइकोलाइसिस? ये नहीं कहना इस कॉपी में नहीं है ग्लाइकोलाइसिस। वो देखो, ये पूरा नीचे का पेज खाली ही छोड़ा है तुमने, लेकिन अगर तुम बड़ा करके बना लेती तो हर चीज तुम्हें देखो बेटा, ये ना, ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, जितना अच्छे से तुम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओगे तुम्हारे रिवीजन के लिए बड़ी आसानी होगी। तुम लोग इतना उसको घिचपिच कर देते। अच्छा, आ रहा है समझ। चलो बहरहाल, अच्छा अब हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं क्रैब साइकिल की, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ क्रैब साइकिल। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने क्रैब साइकिल की तुम्हें शुरू में एक निमोनिक बता दिया था। क्या निमोनिक था? कैन आई। जी बेटा, ऑनलाइन वाले हैं मेरे साथ? यस
ये अरे मोहित है क्लास में क्या? अस्सलाम वालेकुम मोहित। वालेकुम अस्सलाम सर। अरे मोहित खामोशी से क्लास में आ गए यार, तुम किधर हो? सर मैं तो अभी तक समझ रहा था कि आप करा क्या रहे। अरे मैं कॉपी खोल भाई के ही बैठा हूँ। पहले बताओ, ये तुम लेट क्यों आ रहे हो? ये तुम आज थर्ड क्लास में आ रहे हो, क्या वजह है? सर वो स्कूल की वजह से था। वो स्कूल से कॉलेज से आके सो जाता, उसके बाद उठ के जिम जाना होता है, तो मैं आमतौर पर 7 बजे जिम जाता हूँ, तो अभी 9 बजे मैंने कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो देखो आज से सीन ये, अच्छा दूसरे आ मैं रहे। बड़ा आसान बता दूं, देखो आज जो मैं डिस्कशन करूंगा ना, ये तुम्हें देखने में बड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन ये जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ना उनके लिए बिल्कुल ही हलवा है, क्योंकि बिल्कुल आसान डिस्कशन है। मैंने अभी ग्रुप पे लिंक शेयर किए थे एक आध दिन पहले, तुम ग्रुप पे तो हो ना, जिसमें पीछे के सारे लेक्चर्स के जो अब तक हुए हैं उनके लिंक जी शेयर जी। किए थे। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि बेटा तुम पीछे से वो, क्योंकि ये पूरा लिंक चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये भी डायरेक्टली पीछे से लिंक है, और इसके बाद जो आएगा वो भी इससे लिंक्ड है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो द थिंग इज कि आई वुड हाईली सजेस्ट कि ठीक है सर। वो पहले सुनो, तो यू विल गेट एवरीथिंग। अदरवाइज यू विल जस्ट जो है ना वो सी ऑब्जर्व करोगे कि जो है ना पता नहीं क्या करा रहे हैं सर, क्या बोलते जा रहे हैं, एएस तो बहुत आसान था, तो A2 तुमने अभी सुने नहीं है लेक्चर्स वो? नहीं सर। यार वो तो उस दिन लिंक डाले थे ना मैंने यार बाबा, तो उससे पहले कि सर एक्सपायर कर जाए कम से कम डाउनलोड कर लो उसे अपने पास। ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। वो सारे अवेलेबल होंगे अभी? सारे अवेलेबल हैं, जो 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 हो चुके ठीक थे। है सर। सेल्फ रेस्पिरेशन के 2 लेक्चर्स हुए हैं, तीसरा है ये। 2 लेक्चर्स हैं वो ठीक पहले है। सुन लो, बिकॉज ये बायोकेम है, बड़ी फाड़ू चीज है अगर दरमियान से ज्वाइन करोगे, अदरवाइज दैट विल, मतलब बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार और बहुत मतलब इजी टू गेट है, लेकिन तो मतलब दरमियान से इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। सर टोटल 3 लेक्चर्स हुए हैं? ये आज तीसरा हो रहा है। मतलब टोटल ही 3 हुए हैं, इससे पहले भी आपने कुछ कराया है? नहीं नहीं, बस टोटल 3 ही हुए हैं। ठीक है सर। ठीक ठीक है, है, मैं कल से ले लूंगा, दोनों ले हाँ लूंगा। कल वाली क्लास से पहले मेक श्योर करो कि फिर हो जाए तुम्हारा यहाँ तक पहले क्रैप साइकिल। मैं कॉलेज में कर लूंगा सर। अबे तो आगे का कैसे समझोगे अंकल? सर क्लासेस ले लूंगा कॉलेज में। कॉलेज में तो जब होगा तब होगा, अभी कल जब क्लास ज्वाइन करोगे, तो जब क्लास हम्म। ज्वाइन करोगे तो मैं तो आगे का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, इसी कंटिन्यू में करेगा, तो उसको कैसे समझोगे अल्लाह के बंदे? इतने ढीले सर तो नहीं मैं थे तुम। प्लेबैक कह रहा हूँ। हम्म। प्लेबैक्स कह रहे हो, जो आपने क्लासेस करा लिए ना, मैं वो कर लूंगा। हाँ तो तो आप कल कह रहे से आपके कॉलेज में साथ कर सीख लूंगा। लूंगा। नहीं नहीं सर, कॉलेज में आपकी क्लासेस देख लूंगा, ये वो मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब था। वो तो फारग बस, टाइम मतलब है। हाँ बस तो ये लाजमी करना है ताकि कल तुम हमारे साथ हो जाओ, पीछे छूट गए हो तुम। ठीक है सर, कल से ठीक है, इंशाल्लाह। ओके। मनहा तुम आज पहली बार क्लास में आई हो क्या? नहीं सर, मैंने पहले ले ली थी। तुम तो सेकंड। क्रैप साइकिल में थी ना तुम? जी सर। बस चलो ठीक है, चलो बस शुरू करते हैं। तो मैंने आपको निमोनिक बताया था, कैन आई सेल माय फैन ऑफिसर वाला ना, तो अब उस निमोनिक को जरा ब्रेक डाउन भी कर लेते हैं। उस दिन मैं कर रहा था, फिर वो क्लास एंड करनी पड़ गई थी, तो जल्दी से देखें, तो जल्दी से साइकिल बना लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा अब इस साइकिल में बच्चों, यहां पर ये कैन था, और कैन का जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर सिट्रेट। ठीक है, देन वी हैव आई, दैट इज आइसोसिट्रेट। Isocyanate. Then we have S, which is Succinate. succinate. Very good. Then we have M, Malate. which is malate. अच्छा ये सारे कंपाउंड्स के अगर नाम एक दफा याद हो जाए ना तो बार बार आसानी होती है। उसके बाद then we have what? Fumarate. F fumarate. And then finally we have Oxaloacetate. O, और ये O वाला जो कंपाउंड है ये Oxaloacetate. बहुत ज्यादा आता है, ऑक्सैलो एसीटेट। ये बहुत ज्यादा आसानी से तुम लोग समझ पाओगे, तो समझना। अब मेरे बच्चों, आप जानते हो पीछे क्या बन के आ चुका हुआ है, एसिटाइल कोए तैयार है, और वी ऑल नो कि एसिटाइल कोए क्या है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, और उसको दाखिल होने के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन चाहिए था, एंड दैट ऑथोराइज्ड पर्सन इज द कोएंजाइम ए, कोलिक एसिड ए। ठीक है ना? सो ये आ रहा है एसिटाइल कोए, दिस इज हियर वी हैव आवर एसिटाइल कोए राइट हियर। ठीक है, एंड एसिटाइल कोए बेसिकली एंटर्स एट दिस लेवल, यानी अगर आप साइकिल को फॉलो करेंगे तो साइकिल में आप ये क्लियरली देख पाएंगे कि जो एसिटाइल कोए है ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होगा। किसके साथ कंबाइन होगा? किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। अब यहां से गेम ऑन होती है, लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। हाउ मेनी कार्बन्स? हाउ मेनी कार्बन्स? 4। और ये ऑक्सैलो एसीटेट सबसे ज्यादा आ रहा है, इस चैप्टर में भी है, अगले चैप्टर में भी है, तो ऑक्सैलो बस पहली दफा आ रहा है, याद रखो ऑक्सैलो इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब मुझे बताओ एसिटाइल में कितने कार्बन है? 2 हैं।
तो अब जब ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड इस 2 कार्बन वाले कंपाउंड को एक्सेप्ट करेगा तो टोटल कार्बन सिट्रेट में कितने हो जाने चाहिए? बोलो भाई, बहुत मुश्किल है क्या? कितने हो जाने चाहिए? 6 हो जाने चाहिए। सिंपल है, 1 3 4 5 एंड 6। यस और नो? और कोए का काम क्या था? लिंक करो बेटा, यस और नो समझना, समझ में आए तो बताना। कोए का काम क्या था? एसिटाइल को इंट्रोड्यूस करना। तो जब एसिटाइल घुस गया साइकिल में तो कोए का काम पूरा हो गया। बोलो भाई, कोएंजाइम ए का काम पूरा हो गया जब एसिटाइल घुस गया साइकिल में। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? अबे भाई क्या आ रहा है? तो अब क्या होगा, ये कोए यहां से अपना काम करके यहां हम कह रहे हैं ये कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। एसिटाइल कोए, अगेन बेटा पहला स्टेप है, एसिटाइल कोए व्हिच वी हैव प्रोड्यूस्ड इन Krebs लिंक रिएक्शन वांटेड टू एंटर इनटू Krebs साइकिल एंड नाउ उसने सेटिस्फाई कर लिया है कंडीशंस ऑफ Krebs साइकिल को। यस और नो? एंड जब अब कंडीशंस ऑफ Krebs साइकिल, वालेकुम सलाम, कंडीशंस ऑफ सेटिस्फाई हो चुकी हुई है बेटा, तो अब क्या होगा? एसिटाइल कोए विल एंटर। तो अब 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट के पास हैं, 2 कार्बन एसिटाइल के पास हैं, तो वी विल हैव अ कंपाउंड ऑफ 6 कार्बन व्हिच इज सिट्रेट। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं भी पढ़ना। अब कोए ने अपना काम कर लिया तो कोए चला जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आगे आ जाओ। अब सिट्रेट के बाद अगला स्टेज तुम्हें पहले से पता है क्या है? आइसोसिट्रेट है। और आइसोमर तुम एएस केमिस्ट्री में पढ़कर आए हो ना, आइसोमर क्या होते हैं? सेम कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम कह रहे हैं कि आइसोमर सेम कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं तो आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन होने चाहिए? 6 ही कार्बन रहने चाहिए। यस और नो? आइसो, भाई क्या ये बात सेंस बना रही है कि सिट्रेट में अगर 6 कार्बन है और ये आइसोसिट्रेट है तो इसका मतलब ये इसका आइसोमर है, और आइसोमर है तो इसका मतलब इसमें कार्बन का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। डज दिस मेक सेंस? चलें, अब क्या हो रहा है इसके अंदर वो छोड़ दो, आइसोमराइजेशन वो तुम्हें इतना डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है। तो सिट्रेट से रीअरेंजमेंट की वजह से क्या बन जाता है? आइसोसिट्रेट। इसमें कुछ भी तुम्हें याद नहीं रखना है। अब आ जाओ जरा तुम गौर से देखो, इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। और साइकिल का मतलब क्या होता है कि जहां से शुरू हुई है वहीं पर दोबारा पहुंचेगी। यस और नो? तो जरा इसको इमेजिन करोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म हो गया है आइसोसिट्रेट, ये जब तक आगे तक पहुंचेगा ऑक्सैलो तक जाते जाते वापस कितने कार्बन का हो जाएगा? 4 कार्बन का। डज दिस मेक सेंस? भाई 6 साइकिल है ना ये, तो जब साइकिल है तो साइकिल में क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट है वही लास्ट पॉइंट है। तो 4 कार्बन से शुरू हुआ है, 2 कार्बन बाहर से ऐड हुए हैं, जब ये घूम के वहां तक पहुंचेगा दोबारा 4 होने चाहिए। यस और नो? तो अब गौर से देखो, कॉमन सेंस लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा मेरे बच्चे। आइसोसिट्रेट के बाद आइसो कवर्ड नहीं लिखा हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है? सक्सिनेट। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले तो नजर आ जाएगा कि यहां पर कार्बन वापस 4 की तरफ ले जाने हैं। तो यहां क्या होता है बेटा? पहला कार्बन निकल जाता है। और कार्बन किस फॉर्म में निकलता है? 5 कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन निकलेगा तो ये कितने कार्बन वाला कंपाउंड होगा? 5 कार्बन वाला। यस और नो? और जब कार्बन निकलता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और मैंने साथ साथ क्या बताया था, जब कार्बन निकलता है तो उसके साथ उसके हाइड्रोजन भी निकलते हैं। और हाइड्रोजन भी निकलता है। ये देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की ब्यूटी है। Once you get the concept, very good. अब खुद ही से बता पा रहे हो कि क्या होगा? NAD आएगा and NAD will gain hydrogen because we know कि जो हाइड्रोजन की टैक्सी है वो कौन है? NAD है। So NAD will, बोलो भाई, gain hydrogen and become reduced NAD. become, हफ्सा इरफान बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। रिड्यूस NAD। अच्छा, ये पहला स्टेप क्लियर है, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा भाई। ऑक्सैलो याद रखो, एसिडाइल बाहर से आया, 4 और 2 मिले 6 बन गए सिट्रेट। अच्छा, कंपाउंड भी गलत नहीं होंगे क्योंकि तुमने निमोनिक याद किया हुआ है, सीक्वेंस तुम्हें याद है उसकी। ठीक है ना? फिर आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन रहे, कोए अपना काम करके निकल लिया। उसके बाद जनाब आली, अब आपने कहा साइकिल है तो वापस वहीं तक पहुंचना है। जब वहीं तक पहुंचना है तो कार्बन वापस लूज होने चाहिए। तो आइसोसिट्रेट से सक्सिनेट में एक कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, और जब उसके हाइड्रोजन भी साथ निकलेंगे तो वो NAD गेन करके क्या बन जाएगा? रिड्यूस NAD। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? उसके बाद आगे आ जाए। अब सक्सिनेट से आप जा रहे हैं मैलेट की तरफ, तो अब अगेन हमने कार्बन को कम करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? एक और कार्बन लूज होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड। और जब फिर से कार्बन लूज होगा इसका मतलब है फिर से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक और NAD की। और वो एक और NAD फिर से रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा?
रिड्यूस NAD, क्या ये वाली बात समझ में आती है? reduced NAD. तो मालूम हुआ कि मैलेट Yes, में sir. कितने कार्बन होंगे? फिर सिर्फ मैलेट में कितने कार्बन होंगे बच्चों? सिर्फ 4. 4। क्या ये बात समझते हो? क्या ये बात समझते हो? जी सर। अच्छा, यस सर। अब मेरे बच्चे, मैलेट से बनना है फ्यूमरेट और फ्यूमरेट से बनना है क्या? ऑक्सैलो एसीटेट। मेरे बच्चे इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि कार्बन फर्दर लूज, भाई ऑक्सैलो एसीटेट तक 4 ही कार्बन है ना, तो कार्बन फर्दर नहीं लूज होगा। नहीं होता। यहां मैं याद रखने के नहीं लिए, होंगे. आसानी करने के लिए ना तुम्हें एक चीज बताता हूं। देखो, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो कितने हाइड्रोजन होते हैं? यहाँ पर 4 है जी। अगर 3 कार्बन होते हैं तो आपके पास 8 हाइड्रोजन हो जाते हैं। मालूम, ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये इसलिए ताकि तुम्हें नजर आए कि कार्बन कम होते हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो आप इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं कि यहां पर कार्बन 2 निकले, उनके साथ साथ कुछ हाइड्रोजन निकले, लेकिन हम अपने याद दहानी के लिए इसको यूं याद रख लेते हैं कि बिकॉज वी नो कि हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के रेशो में ज्यादा होता है, तो कार्बन तो निकल गए, उनके साथ थोड़े थोड़े हाइड्रोजन भी निकल गए, बट ये जो रिमेनिंग 2 स्टेप्स ना, इन दोनों स्टेप्स में फर्दर हाइड्रोजन जो अभी बाकी रह गए, अगेन ये याद रखने के लिए है ताकि कोई ऐसी स्टोरी बन जाए जिससे आप भूले नहीं। तो आप यूं समझें कि मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट में कार्बन तो फर्दर चेंज नहीं होगा, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर, अज्यूम क्या, ये तो फैक्ट है कि हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन सारे नहीं निकले। तो अब मैलेट टू फ्यूमरेट और फ्यूमरेट टू ऑक्सैलो एसीटेट में हम क्या देखते हैं कि फर्दर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे होते हैं जो कुछ बच गए होते हैं। और वो कैसे रिमूव हो रहे होते हैं कि मैलेट टू फ्यूमरेट में कुछ हाइड्रोजन को गेन करने के लिए फिर कौन आ जाता है? NAD, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिड्यूस NAD में। और अब बहुत देर से बैठा हुआ था एक कंपाउंड नाराज, याद है? आवाज कट रही थी। आवाज कट रही थी, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं कह रहा हूं बेटा, मैंने ये कहा कि आपको ये मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि कार्बन अगर एक भी हो सैचुरेटेड कंपाउंड में तो आप देखते हैं कि उसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस वर्क और इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंस टू रिमेंबर दिस होल थिंग, तो हमने क्या कहा, पहले कार्बन निकला उसके साथ हाइड्रोजन निकल गए, कार्बन निकला उसके साथ हाइड्रोजन निकल गए, लेकिन अब मैलेट से ऑक्सैलो तक कार्बन फर्दर रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ऑक्सैलो 4 कार्बन का कंपाउंड है, मैलेट में 4 कार्बन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फिर होगा क्या यहाँ पर? तो वो मैं बताने लगा हूं कि इसका सेंस आप ऐसे पकड़ें, कार्बन तो निकल गए लेकिन उसके साथ निकलने वाले हाइड्रोजन अभी भी बाकी हैं। तो अब उनको फर्दर गेन करने के लिए यहाँ पर मैलेट टू फ्यूमरेट वाले स्टेप में NAD आ जाता है, और वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रिड्यूस NAD में। यानी हाइड्रोजन, जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है वो निकल रहे हैं। और एक कंपाउंड अगर आप गौर से देखें, पिछले तीनों स्टेजेस से हम किसकी बात कर रहे हैं? NAD की। ग्लाइकोलिसिस में भी NAD की बात हुई, लिंक रिएक्शन में भी NAD की बात हुई, और क्रैब साइकिल में भी अब तक किसकी बात हो रही है? NAD की बात हो रही है। जबकि आपको याद है हाइड्रोजन कैरियर एक और भी पढ़ा था आपने, FAD। तो FAD की हट गई। FAD बहुत नाराज है कि जहां देखो NAD पहुंच जा रहा है, जहां देखो NAD पहुंच जा रहा है, जहां देखो NAD पहुंच जा रहा है। तो हमने कहा इससे पहले कि क्रैब साइकिल क्या हो जाए, एंड हो जाए, जैसे होता है ना बच्चे, वो कहते हैं ना, बच्चे से फील्डिंग करा ली, क्रिकेट मैच जब लड़के खेल रहे होते हैं, बच्चे से फील्डिंग करा ली, बच्चे से बॉल ले ली, बच्चे से बॉल उठवा ली, बच्चे, तो आखिर में बच्चे को क्या करते हैं? थोड़ी सी बैटिंग दे देते हैं, बच्चा भी खुश हो जाए। तो बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी होता है कि जनाबे आली, कुछ हाइड्रोजन जो यहाँ बचे हुए होते हैं उनको गेन करने के लिए किसको कहा जाता है? कि FAD को, कि भाई चलो तुम आ जाओ और तुम क्या कर लो, इनको गेन कर लो, और गेन करके क्या बन जाओ? रिड्यूस FAD बन जाओ। reduced F. तो ये याद रखो, ये पहला मौका है जहां पर कौन आ रहा है? FAD आ रहा है हाइड्रोजन को गेन करने। मैं फिर कंक्लूड करता हूं, ये एक क्रैब साइकिल चल रही है और आपको मालूम है 2 बार चलेगी ये, क्योंकि 2 एसिटाइल कोए पीछे से आते हैं ना। तो एसिटाइल कोए आया, अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? एसिटाइल कोए आता है, किससे कंबाइन हो जाता है? ऑक्सैलो एसिड, यानी ऑक्सैलो एसिटेट इज रिस्पांसिबल टू फिक्स एसिटाइल, ठीक है, टू मेक सिट्रेट। हाउएवर कोएंजाइम A is removed, then citrate isomerized to isocitrate, and then it is decarboxylated to lose carbon as carbon dioxide, whereas NAD is reduced to reduce NAD. In the same way, in the next step, succinate is formed, and succinate then also decarboxylated to remove to release carbon dioxide. However, NAD, one molecule of NAD is again reduced. Then from malate to oxaloacetate, one molecule of NAD is reduced further and one molecule of FAD is reduced further. Is that clear? यस सर। वो छोड़ दो, Yes, नंबर sir. तुम्हें याद नहीं रखना, तुम्हें मॉलिक्यूल याद रखने हैं कि टोटल कितने NAD रिड्यूस हो गए इस साइकिल में।
टोटल कितने NAD रिड्यूस हुए बेटा? 1 2 एंड 3। और टोटल FAD Three. कितने रिड्यूस हुए? ओनली 1. 1। क्या ये बात समझ में आती? क्या ये याद रख पाओगे? जी Yes, सर। sir. क्या ये याद रख पाओगे? पहले इसको नोट करो, इसमें एक स्टेप अभी बाकी है, लेकिन पहले इतने को नोट कर लो। सर वो बताइएगा दोबारा कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन क्यों रह जाते हैं जिसको एफएडी गेन करता है? देखो मैंने उसको वैसे तो डेफिनेट जब हो रहा है इसका मतलब है हाइड्रोजन आर लेफ्ट, और इसका कॉमन सेंस मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकग्राउंड से निकाला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप कंपाउंड्स को देखते हो, चाहे आप अल्केन देखो या एल्केन, तो कार्बन अगर एक है, जैसे ईथीन देखो, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं? या अगर आप जी सर। अल्केन देख ले तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर 2 ऑफ हाइड्रोजन में हमेशा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता ज्यादा है। होता तो है। इसको हमने लिंक इसलिए तरह से किया कि 2 कार्बन निकले, उसके साथ हाइड्रोजन भी निकले, लेकिन स्टिल हाइड्रोजन अभी बाकी हैं। तो जब कार्बन रिमूव ओके नहीं हो सर। रहे तो उस दौरान भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, एंड उनको गेन करने के लिए फर्दर NAD का एक और मॉलिक्यूल और फर्दर FAD का एक और मॉलिक्यूल यूज्ड अप हुआ है। इसको हमने इस तरह से लिंक किया है। भाई जाहिर है आपको हर स्टेप में कोई ना कोई काम नजर आ रहा है ना, तो दिमाग सवाल पूछेगा कि आगे क्या काम होगा जब 4 कार्बन बन गए, तो आपका दिमाग फौरन से जवाब दे देगा कि हाँ सर ने बताया था कि भाई कार्बन जब लूज नहीं हो रहे, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं इन प्रोपोर्शंस, तो हाइड्रोजन यहाँ लूज होते हैं। एक NAD का मॉलिक्यूल यूज करता है होता है इसमें, और एक FAD का मॉलिक्यूल यूज होता है। तो ये सारी चीजें हैं टू मेक अप द होल स्टोरी, ताकि याद रखने में कोई गलती ना हो जाए। इज दैट क्लियर? हफ्सा, मनहा, यस सर। मोहित? जी सर। मोहित तो अभी क्या समझ रहा होगा। तैयबा, मोहित कैसा लग रहा है देखने में? ठीक लग रहा है सर। ठीक लग रहा है। जी। ये सारे ना डायग्राम बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जितना डायग्राम अच्छे से समझ में आएगी, आ गई ना सबको? जो पीछे से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज दे हैव नाउ ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन देयर माइंड, और ये देखो खुद से जवाब दे रहे थे। तो आप भी इंशाल्लाह कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप कल से पहले ये काम कर चुके हो। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। हाँ बोलो बोलो। गेन क्रैब साइकिल में ओवरऑल बताता हूँ, अभी बताता हूँ। उस स्टोरी की तरफ मैं जाऊंगा अभी जा रहा हूँ। अभी क्रैब साइकिल में क्या हुआ ये बात समझ में आई? अब अगर तुम लोगों ने साइकिल बना ली Yes. तो मैं अगली बात बताऊं, या बना रहे हो अभी? बना ली है? बना ली सर, ये लास्ट लेसन में बनाई थी। नहीं, लास्ट में तो मैंने इतना लेबल थोड़ी किया था उसको। जी सर। अच्छा अब लिसन केयरफुली मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो आप किसकी डिटेल पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, यही पढ़ रहे हैं ना आप? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP कैसे प्रोड्यूस की जाती है। आप गौर से देखें, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, यस और नो? और ग्लाइकोलाइसिस में क्या यस था सर। कि नेट गेन कितने ATP का हुआ था? Two. ओनली 2 ATPs का, तो और 2 रिड्यूस NAD फॉर्म हुए थे, यस और नो? यस सर। ठीक है। उसके बाद आपने जो अगला प्रोसेस पढ़ा था वो क्या था? हमारा कौन सा प्रोसेस था? लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन में कोई ATP आ रहा था? देखो रिएक्शन लिंक रिएक्शन में कोई ATP ना No, इस्तेमाल sir. हुआ था ना प्रोड्यूस हुआ था, बल्कि लेकिन लिंक रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ था? NAD प्रोड्यूस हुआ था। हाँ भाई, कितने? जी सर। एक, Yes to Yes. reduce NAD. तो इसको यूं लिख देते हैं कि रिड्यूस NAD into 2, क्योंकि हमें मालूम है कि साइकिल 2 बार होगा, एक रिएक्शन में 1 बार प्रोड्यूस होगा, 2 में 2 बार प्रोड्यूस होगा, है ना? अच्छा, लेकिन यहाँ Yes. ATP प्रोड्यूस नहीं हुआ। नहीं। और क्रैब साइकिल अगर आप देखते हैं तो क्रैब साइकिल में भी अब तक आपको क्या नजर आया है कि क्रैब साइकिल में भी, बताइए बेटा, 3 रिड्यूस NAD प्रोड्यूस हुए हैं, जी और ये 2 बार चलेगी तो into 2 कर लेते हैं इसको, है ना? और Yes. वन एक रिड्यूस FAD प्रोड्यूस हुआ है, और ये भी चूंकि 2 बार चलेगी तो इसको into 2 कर लेते हैं, यस और नो? Yes sir. तो Yes, sir. आप ये देखें कि असल मकसद क्या बनाना था? असल मकसद क्या बनाना था? एनर्जी। लेकिन क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि एनर्जी भी बहुत ज्यादा बनी है? ओवरऑल अब तक तुम्हें नजर आ रहा है एनर्जी सिर्फ यहां पर बनी है, वो भी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, सिर्फ। सर क्रैब साइकिल में ATP नहीं बनता। एक आ रहा हूं ना, उसी तरफ जा रहा हूं, मेरे सस्पेंस को ब्रेक ना करो ना यार। कौन बेगैरत थी? कौन था जिसकी आवाज आई? Sorry. इतनी मैंने अभी पूरी बिल्डअप कर रहा हूँ स्टोरी, और ये दरमियान में ना रायता फैला रही।
कम वक्त हफ्सा इरफान है ना ये? जी सर। तुमने पिछले साल ये चैप्टर खुद से पढ़ा था ना? जी सर। अभी मेरे साथ पढ़ने में तो कुछ नया तो नहीं लग रहा होगा? नहीं नहीं, कुछ चीजें नहीं है। क्या बात। सर इस आयु पे फिल्म बनानी चाहिए, बहुत Sorry? मजे का है। फिल्म बनानी चाहिए मुजरिम वाली। बायोकेमिस्ट्री मजे की है अगर समझ में आ जाए तो। खैर, अच्छा क्या बता था, हाँ मैं कह रहा था कि भाई एनर्जी तो भाई अभी तक 2 ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, तो नाइंसाफी है बहस का, इतना लंबा प्रोसेस किया, 2 एटीपी बने हैं अभी तक। तो भाई क्रैब्स साइकिल में भी एटीपी बनता है, क्रैब्स साइकिल में भी एटीपी बनता है। ये बिल्डअप इसलिए कर रहा हूं, और ये भी बिल्डअप कंटिन्यू है, ये बिल्डअप इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जेन्युइनली क्वेश्चन प्रोड्यूस हो, भैंस का मुझे कर क्या रहे हैं हम लोग, ड्रामाबाजी क्या चल रही है, इतने लंबे लंबे प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो हम इसकी सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, हर स्टेज में पता नहीं कितने एंजाइम इन्वॉल्व हैं, पूरे पूरे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं, और इतने बड़े प्रोसेस के बाद अब तक 2 एटीपी मिले आपको। कितने एटीपी मिले? ओनली 2। अच्छा, तो अब होता क्या है, ये जो मैलेट टू ऑक्सैलो की गेम है ना, इसी में फर्दर हाइड्रोजन भी लूज होते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान बेटा, इसी प्रोसेस के दौरान मेरे बच्चों, इसी प्रोसेस के दौरान एक एडीपी कन्वर्ट होता है किसमें? एटीपी। एटीपी। तो आप याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे कि शुरू वाले स्टेप में कार्बन लूज हो रहा है, उसके साथ हाइड्रोजन लूज हो रहे हैं, फिर मैलेट टू ऑक्सैलो वाला जो है ना, उसमें कार्बन लूज नहीं हो रहा, लेकिन हाइड्रोजन भी हो रहे हैं। इस इतनी बड़ी साइकिल है, एटीपी का बनना तो बनता है ना, तो जनाब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी पर साइकिल इज फॉर्म। और कहां फॉर्म होता है? शुरू में नहीं, बल्कि ये मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट वाले स्टेज में ये एटीपी का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यानी अगर क्रैब साइकिल का मैं कंक्लूजन आपके सामने यहां लिखूं, तो क्रैब साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी होगा, और कितनी बार क्रैब साइकिल चलेगी? 2 बार। तो ओवरऑल कितने एटीपी प्रोड्यूस हो जाएंगे जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है? 2। अब मेरी बात पे गौर करना, अगर मान लो 2 प्रोड्यूस भी हो गए, तो 2 प्रोड्यूस हुए कहां पर? ग्लाइकोलाइसिस में। और 2 प्रोड्यूस हुए कहां पर? हाँ भाई, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए कहां पर? क्रैब साइकिल में। क्या ख्याल, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इज दिस अ फेयर गेम? नो सर। बाद नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फेयर है तो मुझे बता दो कि ओनली 2 ATPs हियर इन द ग्लाइकोलाइसिस एंड 2 ATPs इन द क्रैब साइकिल्स आर प्रोड्यूस। अब तक सिर्फ 2 और 2 4 ATPs प्रोड्यूस हुए हैं, हाँ या ना? तो ये फेयर है। जबकि उसके कंपैरिजन में, अगर मैं यहां तक ओवरऑल लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डअप है बेटा, समझना। उम्मीद है कि ये बिल्डअप आपने खुद से पढ़कर नहीं बनाया होगा, खुद से बुक से पढ़कर आप घंटा नहीं बना सकते इस बिल्डअप को, लेकिन गौर करो तो ये बिल्डअप नजर आएगा, और अल्लाह ताला की कुदरत नजर आएगी। ओवरऑल अब तक क्या हुआ है? ओवरऑल अब तक एटीपी जो असल मकसद है, वो कितने प्रोड्यूस हुए हैं? सिर्फ 4 ही प्रोड्यूस हुए। जबकि उस नहीं, 2 नहीं, ओवरऑल तो 4 हो गए ना, 2 ऊपर हुए ग्लाइकोलाइसिस में, 2 क्रैब साइकिल में हुए। यस और नो? यस सर। जबकि उसकी जगह पर अगर आप एनएडी को काउंट करें, तो एनएडी कितने प्रोड्यूस हो गए? जरा देखो, 2 यहां प्रोड्यूस हुए, फिर 2 यहां प्रोड्यूस हुए, 4, उसके बाद 3 into 2 6 यहां प्रोड्यूस हुए। तो एनएडी टोटल कितने हो गए? 10। क्या ख्याल है, ये काउंटिंग समझ में आई बेटा? जी सर। मनहा, तैयबा, ये काउंटिंग समझ में आई है? भाई देखो ना, काउंटिंग लिखी थी। Yes. 2 रिड्यूस एनएडी ग्लाइकोलाइसिस में आए, ये तुमने रट्टा तो नहीं लगाया, पढ़ा है ना? फिर 2 आ गए लिंक रिएक्शन में, और फिर 3 into 2 6 आ गए किसमें? क्रैब साइकिल में। और अगर एफएडी की बात करें, तो एफएडी कितने प्रोड्यूस हुए? 2 रिड्यूस एफएडी। तो अगर आप गौर करें तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी मालूम होती है कि जो असल मकसद है बनाना, वो 4 बनाए, और जो साला हाइड्रोजन कैरियर है ये 10 बना के बैठ गए, बल्कि 2 उसको काउंट कर लो तो 12 बन गए। 12 हाइड्रोजन कैरियर्स को आपने रिड्यूस कर लिया है, और जो असल मकसद है एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो सिर्फ 4 एटीपी है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है, हाँ या ना? जी सर। मेरे बच्चे, ये नाइंसाफी नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है। क्यों नहीं? देखो, इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आप एक कंपनी में काम करते हैं पूरे महीने, आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए, ठीक है? अब वो कंपनी क्या करती है कि आपको 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए कैश में दे देती है, और बाकी 90,000 आपको कहती है ये लो पे ऑर्डर ले लो,
या ये लो चेक ले लो, अकाउंट में भेज देती है। तो अकाउंट में जो भेज दिया वो क्यों भेजा कि कैश आप खर्च कर देते, रिस्क भी होता, जबकि अकाउंट में भेजा तो आप क्या है अपनी जरूरत के लिहाज से उसे एटीएम से जाके कैश कराएंगे जब जितनी जरूरत होगी, यस और नो? बिल्कुल यही गेम है यहाँ। मेरे बच्चे Yes, असल में जो 4 एटीपीज अब तक प्रोड्यूस हुए हैं ये वो कैश मनी है, क्या है, जो डायरेक्टली यूज हो सकती है। लेकिन असल में ये जो 12 रिड्यूस मॉलिक्यूल्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ये वो चेक अमाउंट है जिसे बैंक में कैश कराकर आप एटीपी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बैंक में ATP. जैसे है ना भाई, पे ऑर्डर है, पे ऑर्डर आप जाते हैं बैंक में जमा करते हैं, कागज का टुकड़ा होता है, फिर उस पे ऑर्डर के बदले आपको कैश मिलता है ना। बिल्कुल वही चीज है कि इनको पता था कि भाई हालात ठीक नहीं है, कैश में चोरी हो सकती है, डाके पड़ सकते हैं, तो भाई डायरेक्ट एटीपी जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 4। लेकिन अब तक जो रिड्यूस मॉलिक्यूल इतने ज्यादा नंबर में बनाए असल में ये क्या है? ये डॉलर्स हैं, ये दीनार्स हैं, ये पे ऑर्डर्स हैं जिनकी वैल्यूज डायरेक्ट कैश से भी ज्यादा है। एंड नाउ दे कैन बी cashed in banks to produce ATPs. To produce what? ATPs. Am I clear? Are you getting Yes, me? sir. तो मेरे बच्चे Yes, असल sir. में ये 3 स्टेजेस के बाद जो अगला स्टेज है ना, लास्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव Dative phosphorylation. Phosphorylation. फॉस्फोराइलेशन। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट समझना, या जिसको हम कहते हैं ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि असल में ये एक फर्दर प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये अल्लाह भला करे ये ईटीसी असल में बैंक है, असल में मनी एक्सचेंज है, जहां पर हम किसको भेजेंगे? डायरेक्ट एटीपी को नहीं, किसको भेजेंगे? रिड्यूस एनएडी को, रिड्यूस एफएडी को, कि जाओ और वहां जाकर क्या हो जाओ? कैश हो जाओ, और कैश होके क्या प्रोड्यूस कर दो? फर्दर एटीपी। तो असल में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है ना वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं है, बल्कि एनएडी और एफएडी जो आपने पे ऑर्डर की फॉर्म में एनर्जी तैयार की है वो एनर्जी है जो कि इस प्रोसेस में जाकर मनी एक्सचेंज में क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है, किसमें? कैश की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो मालूम हुआ कि Yes, तीनों sir. प्रोसेस में जो डायरेक्ट एटीपीज हैं ये कितने बनते हैं? सिर्फ 4। तो कैश अमाउंट डायरेक्ट जो प्रोड्यूस होगी वो कम है, लेकिन ज्यादातर पे ऑर्डर की फॉर्म में उस पे ऑर्डर को कैश कराएंगे तो कैश मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? कोई Yes, मसला तो sir. नहीं यहाँ तक? पक्का? No. जी. अब तवज्जो से बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया वापस बना लेता हूं आपके साथ सामने। फिर मगरिब की नमाज पढ़नी। अच्छा, यस। अच्छा भाई 5-7 मिनट का वक्फा ले लेते हैं, मगरिब की नमाज सही कह रही, टाइम कम होता है। सर जी बेटा। सॉरी टू कट यू शॉर्ट सर, वो बाबा आए हैं, कह रहे हैं कि बाहर जाना है, तो हाँ हाँ, कल इंशाल्लाह 3 यू इसलिए बैच यू में करूंगा यू आपके। में यस यस यस। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ठीक हाफिज। है, 7 से 10 मिनट का वो कर लेते हैं दरमियान में वक्फा, मैं भी पढ़ लूं नमाज, आप भी पढ़ लें नमाज मगरिब की। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, बस ओवरव्यू कंप्लीट कर दूं और फिर जल्दी से वापस आएंगे। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जल्दी देख लो बेटा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल में जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था, जिसके फोल्ड्स क्या कह रहा है? लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, इन फोल्ड्स को क्या किसको? कहते थे? क्रिस्टी। क्या कहते थे बेटा? क्रिस्टी। Christy. ये आपको नजर आ रही है आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है ये कहलाती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और आप जानते हैं कि ये दरमियान में क्या है? सारा माइटोकॉन्ड्रियल Matrix. मैट्रिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चल रही है बेटा? ये चल रही है इस मेम्ब्रेन पर, इंटर मेम्ब्रेनस, ये जो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो क्रिस्टी के फोल्ड हैं, और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है ये। ठीक है, तो नमाज के वक्फे के बाद हम लोग शुरू करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से डिस्कशन है, लेकिन तवज्जो सुनेंगे तो हलवा लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पॉज कर रहा हूं, लेकिन याद रखना फिर कंटिन्यू भी। अफसर इरफान ये वापस नहीं आई लग रहा है वापस। बहरहाल चलो मैं लिख देता हूँ,
बेटा क्रैब साइकिल समझ में आ गई तुम लोगों को? जी अभी हाँ, देखो मैंने ये कहानी बिल्डअप इसीलिए की ना कि जहां पर हम अंडरस्टैंडिंग पर बेस कर सकते हैं वहां तो हम अंडरस्टैंडिंग बेस कर रहे हैं। यहाँ यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पर एक एटीपी फॉर्म हुआ है। फॉर दैट यू नीड टू हैव दिस कॉन्सेप्ट कि भाई इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ है। इसमें 3 काम हुए हैं। एनएडी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, ये रट्टा ही है बेसिकली, ठीक है। बट उसमें थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है तो इट इज इजी कि उसे आप याद रख पाए। अच्छा भाई, एंजाइम्स होते हैं जो दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं, वो ला ला के डोनेट कर रहे होते हैं। ये है, जब डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है, ये तो डिटेल है नहीं ना। अच्छा बेटा, अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। शुड आई स्टार्ट अगेन? ओके, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, आर यू विद मी? यस सर। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो मैंने अभी जाने से पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली 2 साइड्स को इन्वॉल्व कर रही है। बल्कि अगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो उसमें मैट्रिक्स भी इन्वॉल्व होता है। तो 3 साइट्स को इन्वॉल्व कर रही है। जब लोकेशन लिखने के लिए आएगी तो आप प्रायोरिटी देंगे इंटर मेम्ब्रेनस सॉरी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या किस्टी को, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाएगा स्पेस और थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। वरना जो अगर एक ही आंसर लिखने का कहा जाए तो फिर आप क्रिस्टी लिखेंगे या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे, ठीक है। अब जरा इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। बेटा ये इनर मेम्ब्रेन क्यों इतनी ज्यादा फोल्डेड है? याद रखिएगा एएस बायोलॉजी में भी आपने इस तरह का पढ़ा है कि फोल्ड्स क्यों होते हैं कहीं पर भी। तो आपको मालूम है कि फोल्ड इसलिए होते हैं कि वहां पर जब सरफेस एरिया बड़ा करना होता है, देखो ना एक कपड़ा है, एक कपड़े का थान है, पूरा कपड़े का पूरा बंडल है। अब उस कपड़े को खोल देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसी को फोल्ड कर देते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ कपड़ा बहुत छोटी सी जगह में आ जाता है। तो बेसिकली फोल्ड्स का मकसद क्या होता है, फोल्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बहुत बड़ा एक चीज एक छोटी सी एरिया में आ जाए। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या हुई भी है, हाईली फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाईली क्या है, फोल्डेड, नंबर 1। अच्छा, अब ये इतना बड़ा सरफेस चाहिए क्यों था? सवाल है कि भाई इतना बड़ा सरफेस तो है लेकिन क्यों चाहिए? तो बेटा इसलिए चाहिए कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर देयर ऑन दिस मेम्ब्रेन। लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, मैं यहां पर सिर्फ उन एंजाइम्स का एक सेट बना रहा हूं। कितने सेट बना रहा हूं? ऐसे हजारों होते हैं, एक सेट बना रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने होंगे? हजारों होते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर। अब वो सेट्स क्या हैं जनाब, तवज्जो रखिएगा। उनको मैं अपनी मर्जी से नाम दे रहा हूं, ठीक है। और नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आसान होता है नाम रखने से। बेटा ऑनलाइन वाले आ गए हैं वापस? जी यस सर। सर। कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो मैंने आपको बताया मैं एक सेट ऑफ एंजाइम्स और एक सेट ऑफ ट्रांसपोर्टर बना रहा हूं, सारे नहीं बना रहा। inner membrane of mitochondria highly folded है in order to have large surface area. Why do we need large surface area? To have more and more enzymes that work in this process. ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि ETC बेसिकली मनी एक्सचेंज है, जहां पर आप क्या लेकर आओगे, रिड्यूस NAD और रिड्यूस FAD को, जिसको कैश एनर्जी में यानी कि ATP में कन्वर्ट करोगे। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस यस सर। बेटा ये जो है ना, अल्लाह भला करे, समझो कि ये आपका FAD हाउस है और ये आपका NAD हाउस है। ये पहले 2 एंजाइम, सारे एंजाइम्स हैं, सारे क्या है, एंजाइम। एक NAD हाउस है और एक क्या है, FAD हाउस है। NAD हाउस और FAD हाउस के बाद आपके पास यहां छोटे छोटे झोपड़े हैं, छोटी छोटी घर हैं बहुत सारे, जो कि एट द एंड यहां कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको मैं यू बना देता हूं। अगेन बार बार कहता हूं, डायग्राम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर। ओहो, और इसके साथ ही साथ एक और बड़ा खूबसूरत सब, जिसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा ताकि याद रहे अलग से। ये हमारे पास एक और हाउस है, इनके नाम बाद में बताऊं, ठीक है। ये कम से कम
एक सेट है एंजाइम्स का, और मैंने बस शुरू में बताया कि ऐसे हजारों एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सेट की फॉर्म में मौजूद है। थाउजेंड्स ऑफ दीस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर देयर। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास? एनएडी का घर है, एफएडी का घर है, सारे इन्हीं के लिए तो बनाया है ना, इनका काउंटर है एनएडी एफएडी, हाँ या ना? एनएडी एफएडी का काउंटर है, उसके बाद काउंटर के बाद फिर छोटी छोटी जुग्गियां हैं और फिर दो बड़े घर। ठीक है, ये हमारा एक सेट ऑफ एंजाइम्स है। अब शुरू करते हैं बेटा। एनएडी एफएडी कहां बना था, जल्दी बता दो, एनएडी एफएडी कहां बना था भाई? क्रेब्स साइकिल कहां में बना लोकेशन था क्या थी? बस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था ना, तो एनएडी मैट्रिक्स एफएडी जो बना है वो मैट्रिक्स था। सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है। तो बेटा एफएडी किस फॉर्म में? रिड्यूस एफएडी की फॉर्म में कहां पहुंचेगा? एनएडी के घर जाएगा क्या? कहां जाएगा? अपने घर जाएगा। और अपने घर जाके क्या करते हैं ये कि ये जो हाइड्रोजन लेकर आए थे उस हाइड्रोजन को वापस क्या कर देते हैं? यहाँ पर लूज कर देते हैं और वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एफएडी। अब वापस कन्वर्ट होके क्या करेंगे ये? वापस कन्वर्ट होके क्या करेंगे? अरे वापस जाएंगे ना क्रैब साइकिल में दोबारा काम करने। क्रैब साइकिल तो पीछे चल रही है, बात समझ में आ रही है? इसी तरह एनएडी रिड्यूस एनएडी आया, दोबारा समझा देता हूं बेटा। ये रिड्यूस एनएडी बना लिए थे आपने 10-10, ये रिड्यूस एनएडी आएगा कहां आएगा? अपने घर पे, और घर पर आकर क्या करेगा? अपने हाइड्रोजन जो ये लेकर आया था ये वहां पर लूज कर देगा, और जब लूज कर देगा तो वापस एनएडी में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? जी सर। तो हाइड्रोजन को लूज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर रिड्यूस एनएडी भी आकर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, और रिड्यूस एफएडी भी आकर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हाइड्रोजन उन्होंने लूज कर दिया, खुद किस में कन्वर्ट हो गए? वापस एनएडी और एफएडी में। अब मेरा सवाल ये था ये एनएडी एफएडी कहां जाएगा? तो भाई पीछे साइकिल तो चल रही है ना, अगर यहाँ पर वहां पर जो एनएडी रिक्वायर्ड है तो यहां से वापस जाएगा तो वहां होगा ना। तो बेसिकली हम यूं कहते हैं कि ये रीसाइक्लिंग हो रही है एनएडी की। क्या हो रही है भाई? वहां पर एनएडी को तुमने रिड्यूस एनएडी में कन्वर्ट किया था, अब यहां पर तुमने रिड्यूस एनएडी से हाइड्रोजन ले लिया, वापस उसको एनएडी बना दिया। अब ये एनएडी वापस जा सकता है और क्रैब साइकिल में दोबारा से नए हाइड्रोजन गेन कर सकता है, यस और नो? तो बेसिकली दिस ऑक्सीडेशन इज आल्सो कॉल्ड एज रीसाइक्लिंग ऑफ एनएडी एंड एफएडी। और अगर ये रीसाइक्लिंग रुक जाएगी तो क्या होगा बताओ मुझे, कनेक्ट करो। अगर ये रीसाइक्लिंग रुक गई, एनएडी और एफएडी दोबारा नई फॉर्म हो, तो क्रैब साइकिल रुक जाएगी नहीं रुक जाएगी? लिंक रिएक्शन में जो एनएडी चाहिए था वो अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो एनएडी यहां से जाएगा तो वहां पर जाके हाइड्रोजन गेन करेगा ना, यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। सारा आप वापस आ गई क्लास में? यार सारा आप आज तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीक मेरा माइक ठीक हो जाएगा, आप अपनी आवाज सुना दे जरा आज मुझे। ये बड़ी गुप्त किस्म की बच्ची। ओह खैर। यस सर। अरे भाई आवाज आ गई सारा की। ओह कंग्रेचुलेशन सर। 8:13 और 28 जून 2022, ये वो पहला मौका है, पहली घड़ी है, मुबारक घड़ी, जिसमें हमने सारा की आवाज अपने कानों में घुलती भी महसूस की है, और आवाज आई है यस सर, ये पहला कलमा इन्होंने कहा है। सुभान अल्लाह। तो कम से कम एक बात तो पता चली कि ये अपना प्रॉमिस निभा सकती है, बेवफा नहीं है लड़की। चलो अल्लाह खैर करे। जी सारा, तो जब आपका माइक चल रहा था तो आप अभी भी चैट में लिख लिख के जवाब दे रही थी, और आप अब दरमियान में गायब हो गई थी, फिर आ गई वापस, क्या चक्कर चल रहा है ये सारा? जी सर, वो इंटरनेट प्रॉब्लम्स थी। इंटरनेट प्रॉब्लम थी, माशाल्लाह। बस अलग सी खुशी हो रही है मुझे कि चलो इस क्वेश्चन मार्क वाली बच्ची ने भी बताया कि मैं कोई जिन्नी नहीं हूं, बल्कि मैं भी इंसान हूं और मैं भी आपकी क्लास में मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया आपका। तो हम जब क्रैब साइकिल पढ़ा रहे थे तो आप नहीं थी उस वक्त? जी सर, थोड़ा सा मिस हो गया। वो चले, वो रिकॉर्डिंग में कवर हो जाएगा। वैसे तो आपको सब कुछ माशाल्लाह आता ही है। अच्छा, बैक टू द डिस्कशन। तो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई क्रैब साइकिल तक जो प्रोसेस हमने देखा था उसमें तो 4 एटीपी बने टोटल, तो इतना बड़ा प्रोसेस करके 4 एटीपी बनाया, तो ये तो नाइंसाफी है। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि असल में ये जो डायरेक्ट एटीपीज बने हैं ये कैश मनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश मनी मिली है, बल्कि आपको बहुत सारे पैसे किस फॉर्म में मिले हैं? पे ऑर्डर की फॉर्म में मिले हैं। वो पे ऑर्डर किसको हम कह रहे हैं? रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी को, रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी को। अब हम
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या करने वाले हैं कि इन्हीं पे ऑर्डर्स को कैश करके बहुत सारा एटीपी बनाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? अब मैंने कहा कि ये कहां हो रही है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, क्रिस्टी पे चल रही है, जिसका लार्ज सरफेस एरिया ताकि ज्यादा एंजाइम अकोमोडेट हो सके। तो इस पे समझे एफएडी एनएडी के हाउसेस मौजूद हैं जो असल में एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब जनाबे आली यहाँ क्या हुआ, रिड्यूस एनएडी गया, रिड्यूस एफएडी गया, वहां जाके उन्होंने अपने अपने हाइड्रोजन लूज कर दिए, व्हिच वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन का पर्पस क्या है कि ये रिसाइकल हो जाए, क्या हो जाए, और रिसाइकल होंगे तो दे कैन गो बैक टू क्रैब साइकिल, गो बैक टू लिंक रिएक्शन, और वहां जाके दोबारा से फर्दर हाइड्रोजन गेन कर पाएंगे। क्या इस पॉइंट तक हम सारे क्लियर हैं? तैयबा, मनहा, हफ्सा, सारा? यस सर। ओके जी सर। चल, अब मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब जब इन्होंने हाइड्रोजन लूज किया, जरा वहां नीचे आ जाए, साइकिल से बाहर आ जाए, जरा हाइड्रोजन पे तवज्जो आ जाए। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, या सुनो। तो अगर मैं हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दूं तो क्या मैं हाइड्रोजन को इस तरह लिख सकता हूं, ये क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये जो एनएडी और एफएडी ऑक्सीडाइज होते हैं यहाँ पर, रिड्यूस एनएडी और ये रिड्यूस एफएडी ऑक्सीडाइज होते हैं, हाइड्रोजन को लूज करते हैं, ये हाइड्रोजन इन हाउसेज में स्प्लिट हो जाता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लिसन वेरी केयरफुली, जो प्रोटॉन फॉर्म होता है, समझ में आया कैसे फॉर्म होता है? ये जो प्रोटॉन फॉर्म होता है, दैट प्रोटॉन इज पम्प्ड इनटू दिस स्पेस, विच स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो प्रोटॉन फॉर्म हो रहे होंगे यहां पर, इन प्रोटॉन्स को कहां पंप कर दिया जाता है, बोलो भाई? गाड़ी वाला मेरा अली, उसको बोले थोड़ा वेट करे, आ रहा हूं ठीक है ना। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पंप किए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को, बच्चों तवज्जो से देखना, इलेक्ट्रॉन्स को ये छोटे जो विलेजेस है ना, जो असल में क्या है, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। क्या कहलाते हैं? ये वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ पासिंग द बॉल खेल सकते हैं। क्या खेल सकते हैं? पासिंग द बॉल। समझना जरा, मैंने कहा, फिर बार बार रिपीट करूंगा, टेक्निकल डिस्कशन है लेकिन है आसान। एनएडी एफएडी जो पे ऑर्डर फॉर्म हुए थे रिड्यूस फॉर्म में, ये आकर अपने अपने हाउसेज में गए, अपने अपने काउंटर पे गए, वहां जाकर उन्होंने मनी को ड्रॉप किया, हाइड्रोजन को ड्रॉप किया, और खुद वापस रिसाइकल होकर अपनी असल लोकेशन पर वापस चले गए। जहां हाइड्रोजन जो लूज हुआ वो स्प्लिट हो जाता है यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन को कहां पंप कर दिया आपने? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। हाउएवर इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फॉर्म इज गिवन टू दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इनके नाम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वैसे इनके नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं, फाइटोक्यूनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ भी याद तुम्हें नहीं रखना है, बस तुम्हें याद रखना है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी यूनिक बात है, और वो यूनिक बात ये है कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी पे चला जाता है और वापस आते, पढ़ा है फिजिक्स, पढ़ी है कभी? फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग पढ़ी है? स्पेक्ट्रम पढ़ा है कभी फिजिक्स में? इमिशन ऑफ लाइट पढ़ी है? जी सर। इमिशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है? लाइन स्पेक्ट्रम का नाम सुना है कभी? कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है एकदम, लेकिन जब वो वापस आता है तो डायरेक्ट वापस नहीं आता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करके वापस आता है, और हर स्टेप पे एनर्जी को क्या करता जाता है? लूज करता जाता है। कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा ये वाला? तो यहां पर भी यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बेटा फॉर्म होता है ना, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। लिसन वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है, स्प्लिट से जो पैदा होता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कैरियर्स है ना, ये इस तरह से सेट हुए होते हैं कि जो सबसे पहला कैरियर है वो सबसे हाई पोटेंशियल एनर्जी वाला होता है। इसके बाद वाले कैरियर की जो एनर्जी होती है वो उससे कम होती है, उसके बाद वाले की उससे भी कम होती है, उसके बाद वाले की उससे। बेसिकली ये जो विलेजेस हैं ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ऑर्डर में होते हैं। होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाता है तो E2 माइनस E1 पढ़ा है ये। जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाता है तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज होता है उसे वो इमिट करता चला जाता है, जिससे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो यही चीज यहां पर होती है कि इलेक्ट्रॉन, ये टेक्निकल वर्ड कॉन्सेप्ट है लेकिन बहरहाल समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कैरीड बाय दीज इलेक्ट्रॉन transporters, and while they were carrying this electron or these electrons,
एट एवरी स्टेप सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट। वो कहां जाती है मैं बताता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है, कम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है, कम। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों कम कर रहे हैं, ये सारे जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लो। पहली दोबारा रिपीट कर दूं, रिड्यूस NAD/FAD आए, वो आके यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गए, NAD/FAD बन गया, ये रिसाइकल हो गए, वापस चले गए। अगर ये रिसाइकलिंग ना हो तो सारे प्रोसेसेस रुक जाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर इससे जो लूज किया, क्या लूज किया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन की तरफ हम कर दिया, प्रोटॉन का कहां गया, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला गया, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैरी कर रहे हैं, और इस तरह से कैरी कर रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करते चले जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो, यहां तो कोई मसला तो नहीं है, पक्का? सर। अच्छा, अब इमेजिन करो कि ये सारा जो स्पेस है, इतने भाई हर तरफ है ना ये एंजाइम, तो ये सारा स्पेस किससे भरता जाएगा, प्रोटॉन से भरता जाएगा। प्रोटॉन से। मेरे बच्चे, ये प्रोटॉन्स इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में एक ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जिसके लिए केमिस्ट्री में और बायोलॉजी दोनों में वर्ड आता है कीमो ऑस्मोटिक। वेरी गुड बेटा, जिसने भी जवाब दिया है वेरी गुड। कीमो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये वर्ड तुम्हारे मार्क आंसर में लाजमी होना चाहिए कि जो प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, वो प्रोटॉन पंप होकर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाते हैं और वहां पर वो जनरेट करते हैं एक कीमियो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, एक कीमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, एक वोल्टेज। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। बेसिकली दीस प्रोटॉन्स आर, और ये वोल्टेज का कांसेप्ट आइन से तुम अभी बायोलॉजी में बहुत आएगा, आगे भी बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अ केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। उससे क्या होता है, लिसन केयरफुली, जो पिंक बॉक्स है ना, इसको मैं अलग से बताऊं, अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, वापस आ जाओ। मेरे बच्चे, मुझे बात बताओ, जब एटीपी को तुम यूज करते हो, एटीपी इज द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मॉलिक्यूल दैट कैरीज एनर्जी, तो जब एटीपी को तुम यूज करते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसकी एनर्जी तुम इस्तेमाल कर लेते हो। ये एनर्जी कैसे देता है ये भी बताऊंगा बाद में, ठीक है ना? यही होता है। तो मालूम हुआ जितना भी तुम्हारी बॉडी में एटीपी कंज्यूम हो रहा है, जितना भी तुम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसका रेमिनेंट क्या बच रहा है? क्या मेरी बात पे अग्री करोगे कि उसका रेमिनेंट, रिमेनिंग क्या बच रहा है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ या ना? और अगर तुम इसी दोनों को वापस जोड़ दो तो एटीपी बन जाएगा। यस, यही काम करना है ना, एटीपी वापस कैसे बनाना है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दोबारा से जोड़ना है तो एटीपी बन जाएगा। इसको जोड़ने का काम कौन करता है? इसको जोड़ने का काम करता है एंजाइम। और वो कौन सा एंजाइम है, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है इसका नाम, और मैं कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हें समझा रहा हूं। ये इसको जोड़ने का काम करता है ये एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एटीपी। वेरी गुड बेटा, एटीपी सिंथेज। डिस्कशन और बर्डनाइज तो नहीं हो रही? नहीं सर। देखो, यहां तक तो कहानी रट ली ना तुमने कि प्रोटॉन बना, प्रोटॉन पंप हो गया, उससे एक पोटेंशियल क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है। अब कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारी बातें करेंगे। अब हम कहानी को गियर चेंज किया हमने, हम आ गए एटीपी पे। एटीपी जब यूज हो जाता है तो उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। इज दैट क्लियर? और हमें इन्हीं को वापस जोड़ना है, एटीपी बन जाएगा। ठीक है, ये एंजाइम होता है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज के ऊपर ना दो साइट्स होती हैं, दो एक्टिव साइट्स होती हैं। एक ये है, यहां पर इसने होल्ड किया हुआ होता है एडीपी को, और एक ये है, यहां पर इसने होल्ड किया हुआ होता है किसको, फॉस्फेट को। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं कि एटीपी सिंथेज ने अपनी दो एक्टिव साइट्स में एक जगह पर एडीपी को होल्ड किया हुआ होता है और एक जगह पर किसको होल्ड किया हुआ होता है। ये दोनों एक्टिव साइट्स अलग अलग हैं। अब जब तक ये एक नहीं हो जाते, जब तक ये एक्टिव साइट एक नहीं हो जाती, ये फ्यूज नहीं होते। ये ऐसा, ये एक उधर देख रहा है, एक उधर देख, समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आती है कि एटीपी सिंथेज ने, जो हम एटीपी कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसके रिमेन्स ऑफ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को उसने अपनी अलग अलग एक्टिव साइट्स में क्या किया हुआ होता है, होल्ड किया हुआ होता है। इज दैट क्लियर? अब बैक टू द डिस्कशन। बेटा, ये है वो एटीपी जो मैंने पिंक से बनाया है ना, दैट इज दैट एटीपी सिंथेज। होता ये है कि जो प्रोटॉन्स वहां जमा हो रहे हैं, ये प्रोटॉन्स एक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। उस पोटेंशियल की वजह से और पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और पोटेंशियल क्रिएट करके इस एटीपी सिंथेज के थ्रू क्रॉस करते हैं। दोबारा देखना, ये प्रोटॉन्स एक कीमियो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, जिस पर ये एटीपी सिंथेज एंजाइम इनको वेलकम करता है, अलाउ करता है टू पास थ्रू देम। तो गए ये अंदर से थे बाहर, अब वापस अंदर आ रहे हैं।
लेकिन जब ये वापस एटीपी सिंथेस से क्रॉस करते हैं ना, ये केमिकल ग्रेडियंट एटीपी सिंथेस की शेप को चेंज कर देते। आपने पढ़ा है ना एंजाइम अपनी शेप चेंज कर सकता है, इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये क्या करते हैं कि जब ये गुजर रहे होते हैं तो ये एंजाइम की शेप में मॉडिफिकेशन ला पाते हैं। और कैसी मॉडिफिकेशन ला पाते हैं कि ये जो दोनों एक्टिव साइट्स अलग अलग थी ना, ये कंबाइन हो जाती, और जब ये कंबाइन हो जाती हैं तो जाहिर है कि ये और ये फिर एक ही एक्टिव साइट में आ जाएंगे। जब ये एक एक्टिव साइट में आ जाते हैं तो दे टुगेदर फॉर्म, समझ रहे हो कितना आसान था एटीपी बनाना। दे टुगेदर फॉर्म व्हाट? ATP. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज आवर ATP सिंथेज। ये क्या है बेटा? ATP सिंथेज एंजाइम है। और हो क्या रहा है, दैट कीमोस्मोटिक पोटेंशियल इज मैंडेटरी, बिकॉज उसी की वजह से ATP अलाउ करता है, सिंथेज अलाउ करता है प्रोटॉन्स टू पास थ्रू। तो प्रोटॉन्स वो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। जब वो क्रिएट हो जाता है तो एटीपी सिंथेस उनको अपने थ्रू पास करने के लिए ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता है और अलाउ करता है टू पास। व्हाइल दे आर पासिंग थ्रू दे कॉज द चेंज, द पोटेंशियल कॉजेस द चेंज इन द मॉडिफिकेशन इन द शेप ऑफ दिस एंजाइम दैट अलाउज टू डिफरेंट एक्टिव साइट्स टू फ्यूज। एंड एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसने पहले से होल्ड किया हुआ होता है। तो नाउ जब वो फ्यूज होती हैं, बात समझ में आ रही है? सो वी गेट व्हाट? वी गेट ATP. We get what? ATP. और ये जो हाइड्रोजन आयन है कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे। यस और नो? याद है इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचे थे? जी सर। इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए थे इस हरे घर में, ग्रीन हाउस में, और प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में आ गए। मेरे बच्चे क्या होता है, ये प्रोटॉन्स अंदर आने के बाद भी इस ग्रीन हाउस में जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पहले से ग्रीन हाउस में मौजूद है, और यहां आती है बाहर से व्हाट? ऑक्सीजन। अब तक हमने ऑक्सीजन का कोई रोल डिस्कस नहीं किया था। जो हम बार बार इक्वेशन में लिखते हैं कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतने बड़े प्रोसेस में ऑक्सीजन कहां आ रही है? बिल्कुल आखिर में। ये ऑक्सीजन आई, यहां से प्रोटॉन आया, बात समझ रहे हो? ये प्रोटॉन गया ग्रीन हाउस में, और ये इलेक्ट्रॉन भी गया कहां पर? इस ग्रीन हाउस में। मेरे बच्चे, ऑक्सीजन एक्ट एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या करती है कि इस प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर लेती है, इसके इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म कर लेती है? वाटर। क्या फॉर्म कर लेती है? तो यहां जो तुम्हें इस इक्वेशन में वाटर नजर आ रहा है, वो यहां फॉर्म हो रहा है। ऑक्सीजन इस फाइनल स्टेज में एंट्री करती है और वहां पर एक्ट करती है एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्ट करती है एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये इसको एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर लेती है? बोलो बेटा, हमारा बोलो बेटा, वाटर। अब मान लो अगर आप कहें यार ये तो इतने बड़े प्रोसेस में ऑक्सीजन का इतना सा रोल है, ये इतना सा रोल नहीं है, इतना आखिर में है जरा सा रोल। लेकिन अगर ये ना हो, मान लो ऑक्सीजन ना हो, लिसन केयरफुली, तो प्रोटॉन को गेन करने वाला कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कोई नहीं होगा, और ये फ्री आइंस हैं। क्या है ये? और आप म्यूटेशन पढ़ा है, कभी सुना है? कैंसर सुना है? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री आइंस होते हैं, दे कैन कॉज व्हाट? म्यूटेशंस इन योर DNA, म्यूटेशंस इन योर सेल, दे कैन कॉज कैंसर्स ऑफ योर सेल। तो अगर ये आइंस आप छोड़ देते, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कम किया है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जाइज रहेगा, तो फिर वो म्यूटेशंस कॉज कर सकता है। हाई एनर्जी आयनाइज्ड पार्टिकल है, वो क्या कर सकता है? म्यूटेशंस कॉज कर सकता है सेलुलर स्ट्रक्चर्स की। तो आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी कम किया, प्रोटॉन की एनर्जी को भी इस्तेमाल किया मूवमेंट के लिए, और आखिर में ये दोनों म्यूटेशन कॉज ना कर दें तो दोनों को ऑक्सीजन गेन कर लेती है। अब मान लो ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं है, 2 मिनट के सोचो कि आखिर में रोल नजर आ रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर नहीं है। बॉडी देखेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया देखेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्टर तो है ही नहीं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बना दूं तो उसको गेन कौन करेगा? और जब गेन नहीं होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगी? सेल में क्या हो जाएगी? म्यूटेशंस आना शुरू हो जाएंगी, सेल तबाह हो जाएगा। यस और नो? तो वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां से आया था? NAD और FAD से। NAD और, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती, ये सवाल बहुत आता है एग्जाम में, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ये NAD FAD को तोड़ना ही बंद कर देता है। ना वो टूटेंगे, ना वो
टूटेंगे ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनेगा, ना म्यूटेशन का खतरा पैदा होगा, यस और नो। लेकिन जब NAD FAD टूटते नहीं है तो वो रिसाइकल भी नहीं होते। जब वो रिसाइकल नहीं होते तो फिर क्रैब साइकिल में मजीद NAD नहीं पहुंचता, FAD लिंक रिएक्शन में मजीद NAD नहीं पहुंचता। तो आपने पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन जब नहीं होती एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, सारा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस सीज हो जाता है। एक ऑक्सीजन बाहर नजर आ रहा है, आखिर में आ रही है चुनने से स्टेप में, एक ऑक्सीजन ना होने से माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेसेस सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। लॉजिक भी समझा रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन बिहेव एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, reduce NAD and reduce FAD are not oxidized in order to prevent mutation of the cell. As a result, there is no recycling of FAD and NAD. Therefore, जो रिडक्शन हो रही है वहां पर लिंक रिएक्शन में, क्रैब साइकिल में, वो फर्दर नहीं होती। क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों सीज हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल सारे प्रोसेसेस सीज हो जाते हैं। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलता है, वो भी कैसे चलता है वो बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यस सर, वो आपने बताया कि एटीपी सिंथेस शेप चेंज कर लेता है, वो वाली डायग्राम दिखाइएगा जी। किसकी आवाज है? मनहा की? मनहा जी ठीक है। सर। अब इसमें एक और बात, तो आखिरी मैं- बात सुन लो कि बेटा होता यह है कि एक रिड्यूस NAD जो हाइड्रोजन पैदा करता है, एक रिड्यूस NAD जो हाइड्रोजन पैदा करता है, जब वो हाइड्रोजन ATP सिंथेस से गुजरते हैं तो तकरीबन 3 ATP फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? दोबारा सुनना, रिड्यूस NAD से जो हाइड्रोजन है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब वो मूव करते हैं तो उनसे कितने ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ते हैं? 3 ADP, 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर 3 ATP बनाते हैं। जबकि जब रिड्यूस FAD ये इसके हाइड्रोजन गुजरते हैं ATP सिंथेस से, तो ये 2 ATP, एक मिनट बेटा रुक जाओ, ये 2 ATPs बनाते हैं। ठीक है, 3 और 2, ये बात समझ में आती है? अब होता ये है कि पूरे प्रोसेस में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी तो कुछ तनख्वाह देनी पड़ेगी ना। तो हम यूं कह लेते हैं कि 3 ATPs बनते तो हैं, लेकिन कुछ एनर्जी लॉस भी होती है। तो इस वजह से आपकी बुक में, हालांकि आगे नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बुक में लॉसेस को कंसीडर करके वो कहता है कि भाई नेट जो ATP काउंट है वो 2.5 है, और यहां पर नेट जो ATP काउंट है वो 1.5 है। हालांकि दिस डजंट मेक सेंस। भाई ATP या तो एक बनेगा या 2 बनेंगे, 1.5 क्या होता है भाई? ATP का मॉलिक्यूल ना, एक बनेगा या 2 बनेंगे। तो ये फिगर ये आपके A लेवल्स में लिखी हुई है। इसके अलावा मेडिसिन की किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा कि 1.5 2.5 है, हमेशा 2 और 3 का काउंट होता है और एनर्जी लॉसेस का जिक्र होता है। लेकिन इन्होंने इसको 2.5 ATP इटसेल्फ कोई चीज नहीं है भाई, या तो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है या 2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ना, ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल फिगर इसको हम यूं कह लेते हैं कि जब रिड्यूस NAD के 3 एनर्जाइज्ड प्रोटॉन्स मूव करते हैं, सॉरी, रिड्यूस NAD की एनर्जाइज्ड प्रोटॉन मूव करते हैं तो नेट ATP प्रोडक्शन 2.5 ATP होती है, और जब रिड्यूस FAD के प्रोटॉन्स मूव करते हैं तो नेट प्रोडक्शन 1.5 ATP होती है। इज दैट क्लियर? अब जरा ये डिफरेंस क्यों आता है? बेटा रिड्यूस एनर्जी जो NAD है ना, वो हाई एनर्जी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप पूरी साइकिल पे गौर करें तो रिड्यूस NAD ने शुरू वाले हाइड्रोजन गेन किए हैं सारे, जी सर। ठीक है, और जब बिल्कुल बच्चे कुछ हाइड्रोजन रह गए तो वो FAD ने गेन किए। तो FAD के पास जो हाइड्रोजन होता है ना उसकी पोटेंशियल कम होता है, और NAD के पास जो हाइड्रोजन होता है उसकी पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जब ज्यादा पोटेंशियल वाले हाइड्रोजन मूव करते हैं तो वो ज्यादा ATP फॉर्म करवा पाते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब जरा उस काउंट पे वापस चलो जो हमने ऊपर किया था। 4 ATP प्रोड्यूस हुए थे डायरेक्ट, ठीक है। अब 10 रिड्यूस NAD मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2.5। तो कितने हो जाएंगे इससे ATPs? जब आप इसको कैश में डालेंगे तो कितने कैश निकल के आएंगे? 25, हाँ या ना? और इसी तरह 2 रिड्यूस FAD से इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. तो 4 ATP डायरेक्ट बने, 25 ये बने, 3 ये बने। अब अचानक से जो काउंट सिर्फ 4 का नजर आ रहा था, कितना हो गया? 25 और 3 28 और 4 32 ATPs। अब फेयर है? अब फेयर लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जब आपने ब्रेक डाउन किया है तो बेसिकली यू रीच टू प्रोड्यूस 32 ATPs। मोस्ट ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। Why this process called oxidative phosphorylation? भाई इसमें ATP फॉर्म हुआ है, ADP की फॉस्फोराइलेशन हुई है।
एडीपी में फॉस्फेट ऐड हुआ है, यस और नो? और ये फॉस्फेट ऐड होने का प्रोसेस बगैर ऑक्सीजन के हो सकता है? अगर अभी बताया, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये प्रोसेस चलेगा? नो सर। तो इसका मतलब है एटीपी का ये फॉर्म होना इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? ऑक्सीजन पर। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन अगर ना हो, ऑक्सीजन अगर ना हो तो ऑक्सीजन एक्ट एज व्हाट? फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड, बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। Accepted. और अगर ये एक्सेप्टेंस ना हो तो फ्री आयोनाइजेशन आयंस की वजह से म्यूटेशंस और सेल की बर्बादी है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो यही प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस ही रोक दिया जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये प्रोसेस ही रोक दिया जाता है, और जब ये प्रोसेस रुक जाता है, रिसाइकलिंग रुक जाती है, सारा प्रोसेस रुक जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। सारा क्या मैं थोड़ा बेहतर समझा पाया हूं? जितना आपने समझा हुआ था उसको कुछ रिफ्रेश कर पाया हूं आपके जहन में? सारा जवाब दे दो भाई। हफ्सा, मनहा, तैयबा, समझ में आया? Yes, sir. आ गया। तो दिस जी, sir. प्रोसेस इज क्वाइट टेक्निकल, बट मैंने सारे एस्पेक्ट्स मेरे ख्याल में कवर किए हैं। रिड्यूस एनएडीएफईडी कहां जाता है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है, दोनों कहां मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, और एटीपी असल में कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक हो गया? दैट्स ऑल। और ये चैप्टर का हमारा मेजर पार्ट एंड हो गया। जी, कोई सवाल आ रहा है? जी सर, मतलब थोड़ा सा रिलेवेंट है लेकिन कंफ्यूजन हो रही है मुझे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपने कहा था कि जो हायर पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से ज्यादा एटीपी होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हायर पोटेंशियल प्रोटॉन वो ज्यादा एटीपी सिंथेस को पुश करेगा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए? जी हाँ, वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो जब वो मूव करेगा तो होता ये कि जो एक्टिव साइट है वो ज्यादा देर के लिए जो है ना चेन शेप में रह पाती है, अच्छा, जिसकी वजह ठीक से हो गया। ज्यादा एटीपी फॉर्म हो पाते हैं। गॉट इट। जी सारा बहन, कुछ समझ में आया? यस, देयर इज अ क्लास टुमारो। यस, वी हैव अ क्लास टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, दैट्स जी द सर, एंड ऑफ समझ आ गया। ईटीसी। ईटीसी का ये एंड हो गया, ये चैप्टर का मेजर पार्ट एंड हो गया इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको सेटल होने का टाइम दे दिमाग में। आई वुड हाईली सजेस्ट कि यहां तक चाहें तो बुक से पढ़ भी लें, ठीक है, और जनाब आली डायग्राम्स प्रॉपर बना लें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो कल हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर को खत्म होने के लिए 2 क्लासेस और चाहिए। इन 2 more classes this chapter 1 out of 8 will end, ठीक है। और इसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट, अच्छा ये जो ईटीसी है ना, ये तुम जब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, अगर तुम्हें वाकई समझ में आ गया है, तो अगर तुमने ये समझ लिया है तो अगला जो फोटोसिंथेसिस का जो मुश्किल पार्ट है वो तुम्हें पहले से ही आता। ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा प्लांट में। ठीक हो गया? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज।